नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से मैं हिंदी विषय की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हिंदी विषय में पहला टॉपिक है वो रहेगा वर्णमाला। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे आपका यूपी SSS का हो, चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, सुपर टेट का हो, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है और यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक कवर करेंगे, वर्णमाला। ठीक है, कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्रम से हैं। आ गई समझ में? अब बात करें वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें, वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। जो स्वर हैं वो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे एक और प्रकार होता है विलुप्त स्वर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये होते हैं। कितने होते हैं ये? 4। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से 7 होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये 7 आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। 7 और 4 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 11 जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? स्वर। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको बताना है स्वरों की संख्या होती है 11। इतना क्लियर है? अब आगे बात करें व्यंजन के बारे में, तो यहां हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन जो है उनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, ठीक है दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श जो व्यंजन है वो का वर्ग से और पा वर्ग तक होते हैं। ठीक है, ये वर्ग क्या होते हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे केवल इतना जानना है, का वर्ग से और पा वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 2 व्यंजन और होते हैं जो आपके उपक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, वो है आपके डा डमरू। ध्यान रखना, डा डमरू पे नीचे बिंदी जरूर होगी उपक्षिप्त व्यंजन में, और ये ढाढ़कन, इस पे भी नीचे बिंदी होगी। तो ये क्या होते हैं? हमारे उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो 25 आपके ये होते हैं वर्ग के, कौन से? का वर्ग से और पा वर्ग तक, और 2 आपके ये होते हैं। इस तरीके से स्पर्श जो व्यंजन है वो आपके कितने होते हैं? 27 होते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ला और वा। ये 4 जो है वो आपके क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इनके बाद ऊष्मीय व्यंजन की बात करें, यहाँ पे ऊष्म लिखा है, या फिर हम ऊष्मीय व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, सा और हा। ये 4 जो है आपके वो होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों में एक जा और फा। ध्यान रखना, नीचे इनमें भी बिंदी होती है। ये 2 जो हैं वो आपके क्या हैं? आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञा और स्र, ये 4 आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन में। इतना समझ आया? अब बात करें मूल व्यंजनों की। कौन से? मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजनों में ना तो आपके उपक्षिप्त व्यंजन जुड़ेंगे और ना ही आपके ये व्यंजन जुड़ेंगे। ठीक है, और ना ही आपके संयुक्त जुड़ेंगे। तो ये वाले जो व्यंजन हैं ये आपके मूल व्यंजनों में नहीं जुड़ते। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आपको 33 बतानी है। कितनी बतानी है? 33।
अब 33 कैसे कैसे होते हैं? 25 तो ये होते हैं का वर्ग से और पा वर्ग तक। ठीक है दोस्तों, कौन से? 25 ये इन डा और ढा को छोड़ के। इसके अलावा 4 आपके ये आते अंत्यस्थ है और 4 आते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, 25 4 29 और 29 और 4 33। इस तरीके से आपके मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी होती है 33। अब बात करें कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजन कितने हैं भाई? 27 ये, 4 ये, 4 ये, 2 ये और 4 ये। जब इन सबको टोटल करेंगे तो कुल व्यंजनों की संख्या आपकी निकलती है 41। ठीक है, स्वर हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो वर्णों की संख्या जो निकलती है वो है 52। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपको यहाँ पे 52 बताना है। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बतानी है, व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपको बतानी है 33। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बात करें, अब स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर होता क्या है? तो जिनके उच्चारण में कोई अवरोध ना हो, ठीक है, कोई भी रुकावट ना आए और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। अब बात करें, उसके बाद बात करें हम व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें? उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हम हस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। और स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में कोई भी अवरोध ना हो, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोले जाएं, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगे हस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे दीर्घ स्वर। हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और यहाँ पे एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हस्व स्वर में आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इन्हीं को हम बोलते हैं मूल स्वर। किन्हें? हस्व स्वर को मूल स्वर बोला जाता है, और मूल स्वर भी यही होते हैं जो आपके हस्व स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा और बड़ा ओ। ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। तो ये हमने स्वरों के बारे में जाना। अब आगे बात करें, यहां पे दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो दीर्घ संधि स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके होते हैं दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त स्वर, ये आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये क्या है? बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, आगत स्वर की बात करें तो आगत स्वर में आपका आता है ओ। कौन सा वाला? ये इस तरीके से होता है, ये वाला जो, ये किस में आता है? आपका आगत स्वर में होता है। अगर हम जिह्वा के आधार पर बात करें, जीव के आधार पर, तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपका अग्रस्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर मतलब हमारा जो जीव है उसका हिस्सा किस तरीके से उपयोग हो रहा है? अग्र स्वर में अगला हिस्सा उपयोग में आएगा हमारा, जैसे ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, इस तरीके से। मध्य स्वर में जीव का मिडिल हिस्सा जो है वो उपयोग में आता है, जैसे अ। क्या बोलते हैं हम? अ। पश्च स्वर में जो जीव है हमारी उसका पीछे का हिस्सा उपयोग में आता है, जैसे अ, उ, अ और ओ। इस तरीके से। क्लियर है? अब बात करें आगे व्यंजनों के बारे में। अब यहाँ पे व्यंजनों के बारे में जानेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे भी बता रहा हूं। कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 41। हमारे जो टोटल व्यंजन है उनकी संख्या 41 है, जिनमें मूल व्यंजनों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं 33 है। कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजन
25 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग से और पा वर्ग तक इनकी संख्या कितनी होती है? 25। उक्षिप्त व्यंजन, ये भी मैं पहले बताया हूं। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो डाडलिया नीचे बिंदी वाला और एक ढाढ़कन नीचे बिंदी वाला। ठीक है, तो ये दो जो आपके हैं वो क्या है? उक्षिप्त व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन भी आपके 2 होते हैं। कौन कौन से? जा और फा, इस तरीके से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं। ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे ख की बात करें तो क और नीचे हलंत जरूर लगा होता है, इस पे ध्यान रखना। क प्लस श, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? क्ष बनता है। त्र की बात करें तो त्र नीचे हलंत प्लस रा, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? त्र बनता है। अगर हम ज्ञा की बात करें, ज्ञानी की, तो आपका जा पे नीचे हलंत, उसके बाद य आ होती ना एक, वो, उसके बाद स्रा। स्रा किस किस के मेल से बनता है? स्रा बनता है आपके शा पे नीचे हलंत और प्लस रा, इन दोनों के मेल से आपका क्या बनता है? स्रा बनता है। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, इनको आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, या ये किन किन के मेल से बनता है, ये किन किन के मेल से बनता है, ये किन किन के मेल से बनता है, ये किन किन के मेल से बनता है। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, इनमें से आगत व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, इनकी संख्या क्या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करें, देखिए यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग। यहां से ये वाला जो हिस्सा है जी, जैसे का है तो इसे का वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? का वर्ग। ये चा है तो इसे चा वर्ग बोलेंगे। ये टा है, इसे टा वर्ग बोला जाएगा। ये आपका ता है, इसे ता वर्ग बोला जाएगा। और ये आपका पा है, इसे पा वर्ग बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाम वर्ण मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है? नाम इसका क्या होगा? कंठ, और उच्चारण स्थान क्या है उसका? कंठ से, हमारे गले से, अंदर से। ठीक है, तो उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ, और इन्हें बोलते हैं हम कंठ वर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, पहले ऊपर वाले को देखना, अघोष अघोष अघोष, उसके बाद सघोष सघोष। ठीक है, यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, कुछ इस तरीके से लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि का वर्ग से और पा वर्ग तक टोटल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25। कितनी होती है? 25। तो कैसे होती है? एक जो हमारा वर्ग है उसमें 5 व्यंजन होते हैं, चाहे वो आपका का वर्ग हो, चाहे वो चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, या ता वर्ग हो, या फिर पा वर्ग हो। ठीक है, एक वर्ग में कितने होते हैं? आपके व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 होती है। तो यहाँ पे वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से हमारे जो व्यंजन हैं उनकी संख्या 5 है। ठीक है, इनके नाम ये हैं, जैसे कंठ, नाम वर्ण, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है? कंठ का कंठ होता है, तालव्य हमारे जो मुंह है, मुंह के जो अंदर का हिस्सा है उसकी छत का पिछला भाग होता है। ठीक है, वो होता है हमारा तालव्य। और मूर्धन्य वो होता है जो हमारी मुंह की छत होती है उसका अगला भाग जो होता है। ठीक है, जब हम बोलें तो हमारी मुंह की छत का अगला भाग उपयोग में आए तो वो हमारे कौन से वर्ण होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं, टा वर्ग में आते हैं, है ना। और कंठ कौन से होते हैं? कंठ वो होते हैं जिनमें हमारा कंठ का उपयोग हो उच्चारण में। ठीक है, और दंत जिनमें ऊपरी दांतों के निकट से, मतलब ऊपरी दांतों के निकट का
पास का उपयोग हो, जैसे आप ता बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले दांतों को टच कर दे, ता, थ, द, ध, न। ओष्ठ में हमारे ओठों का उपयोग होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे इतने थे 25 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? का वर्ग से और पा वर्ग तक व्यंजन है। ठीक है, अब इनको वर्गीकृत कैसे किया गया ये ध्यान रखना कि पहले 3 जो हैं ये वाले, कौन से? पहले 3, इन्हें बोलते हैं हम अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। चाहे वो आपका कोई सा भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग के पहले 3 वर्ण आपके अघोष वर्ण होते हैं और दूसरे 2 वर्ण, ठीक है, आपके सघोष होते हैं। ऐसे हम कहीं कहीं घोष भी देख लेते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा हमें घोष लिखा हुआ। क्या मिल जाएगा? घोष। तो सघोष और घोष एक है और अघोष अलग है। तो कैसे? आपके जो वर्ग होते हैं उनके पहले 3 वर्ण अघोष होते हैं और आपके वर्ग के दूसरे 2 वर्ण सघोष होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे वर्गीकृत किया गया है? किसी भी वर्ग का पहला, कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण वर्ण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण होता है। समझ आया? पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। वर्ग का पहले से तीसरे तक वर्ण अघोष होता है, दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वर्ग के वो आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया उच्चारण स्थान इनका कहाँ कहाँ से है। ठीक है, इनके वर्णों के नाम क्या क्या है? कंठ, तालव्य, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया व्यंजनों को। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होंगी। अब आगे बात करते हैं। इनमें देखिए कुछ चीज और है, जैसे यहाँ पे मैंने एक जा ये लिखा है और एक जा ये लिखा है, तो ये जा और ये फा, ये क्या है आपके? ये है आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन। ठीक है, और ये डाडलिया और ये ढाड़कन, ये क्या है आपके? ये आपके उक्षिप्त व्यंजन। क्या है आपके? उक्षिप्त व्यंजन। और आपका जो 5वां वर्ण होता है, सभी वर्गों का 5वां वर्ण, वो आपके नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। क्या? नासिक्य। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो नाक है उसका उपयोग, जैसे अड़ा, य, ण, न, म। ठीक है, नाक के स्वर से हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए जैसे अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर में हमारे या और वा आते हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। अर्ध स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या और वा। लुंठित व्यंजन, इनमें आपका केवल रा आता है। पाशर्विक होता है, उसमें आपका ला आता है, और दंत्योष्ठ में आपका वा आता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे इनमें से कौन सा दंत्योष्ठ व्यंजन है, ठीक है, या दंत्योष्ठ वर्ण है, या इनमें से कौन सा पाशर्विक नहीं है ना, या पाशर्विक है, या कौन सा लुंठित है। इस तरीके से क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब आयोगवाओं की बात करें, आयोगवा कौन कौन से होते हैं? आयोगवा एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है? ऊपर बिंदी लगी होती है, और विसर्ग में पीछे की साइड में वर्ण के 2 बिंदी लगाई जाती है। अनुस्वार जब हम उच्चारण करें तो सांस जो है हमारी वो नाक से अधिक आए और मुंह से कम आए, ठीक है, वो होते हैं हमारे अनुस्वार वर्ण। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है अंश, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो नाक है उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है और मुंह से कम। अंश, अंक, इस तरीके से। और अनुनासिक कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक वो होते हैं जिनके उच्चारण में सांस हमारी नाक से कम निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। कैसे? जैसे गांव, चिड़िया, इस तरीके से, ठीक है। तो अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है इस तरीके से, और अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे भी है, इस तरीके से, ठीक है। एक होता है आपका निरनुनासिक, इनमें केवल मुंह का उपयोग होता है, नाक का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, जैसे इधर उधर, इस तरीके से। विसर्ग
इनका जो उच्चारण है वो हा की तरह होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अतः, पीछे हा बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने जितना भी बताया है वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वर्णमाला के बारे में, जितना भी था पूरा कवर कर लिया है, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।